स्वागत है भाइयों और विद्यार्थियों। आज दीपावली का अगला दिन है और हम लोगों की जो दिसंबर में उम्मीदन है कि दरोगा 1275 की प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, पीटी हो जाएगी। अगर वो नोटिफिकेशन गलत भी हो जाती है तो 16 तारीख को नहीं हुई तो 20 को हो जाएगी, 30 तक हो जाएगी। अब चूंकि फॉर्म संपन्न हो चुके हैं तो हमें अब लेके चलना है, किसी भी दिन आएगी दिसंबर में। अब एडमिट कार्ड आएंगे और फिर परीक्षा होगी। तो ऐसे में आप यहाँ देख पा रही है 26/12/2021 की शिफ्ट 1, इससे बेहतर तैयारी अब इस बार चूंकि ये दरोगा की परीक्षा बिहार दरोगा की बहुत कम होती है, हर साल ये नहीं होती है एसएससी की तरह, तो इसकी महत्व उतनी ही ज़्यादा है। इस पद की क्या लोकप्रियता है ये हम आप जानते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की यहाँ पे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर मैराथन चल रही है। हम लोग ये अभी आरबीडी प्रकाशन की किताब है, इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु सर का करेंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लगभग 20 से 25 हम लोग करने की कोशिश करेंगे, शाम को भी शुरू कर देंगे। अभी प्रीवियस ईयर इसलिए रख रहे हैं ताकि आपकी बुनियाद आपको पता चले कि सवाल आखिर आयोग पूछेगी कहाँ से, पैटर्न होगा क्या। झूठ-मूठ की रंगीन 8-8 किलो की किताबें रटने से कुछ नहीं होगा अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पे थोड़ा भी काबू नहीं है तो। तो अतः इससे पहले हमारे चैनल पे आपने ये जानते होंगे, अगर आप यहाँ देखे होंगे वीडियोज़, तो जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें अपलोडेड है, जो 26 24 अप्रैल को हुई थी, 24 अप्रैल 2022 को दरोगा की मेंस परीक्षा की मुख्य परीक्षा की सवाल सेट उसकी प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेंस की हम लोग सवाल कर रहे हैं पीटी के लिए, तो फिर दूसरे विद्यार्थियों से या जो प्रतियोगिता है उसमें हम कहीं न कहीं खड़े होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, इसको हम वो आत्मविश्वास में हमें लेना है और सवाल अच्छे तरीके से करना। अभी इस सेट के 100 सवाल पुलिस सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का जो जनरल पेपर होता है, इसमें 100 सवाल होते हैं। इसी में जो देना होता है वो लोग मिक्स करके कुछ मैथ-वैथ भी डाल देते हैं, रीज़निंग भी डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ जो वीडियोज़ है वो काफ़ी पसंद आएँगे और आप जुड़ जाएँ इस चैनल से, आपकी ही हित की बातें होंगी। बिहार दरोगा की पीटी मेंस, बीएसएससी सीजीएल चतुर्थ जो अभी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, विद्यार्थीगण चर्चा कर रहे हैं। और जो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय है उनमें तो अभी समय है, उनकी तो अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी वही चल रही है, तो वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसकी और करेंगे। एक बार दरोगा की कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, जो दरोगा की सिलेबस है उससे कितना ज़्यादा ऊपर इंटरमीडिएट पूछेगी, ये तो ग्रेजुएशन स्तर पर सवाल पूछती है जीएस का। इसलिए निश्चिंत रहना है, बिल्कुल इस सेट को करना है, ये बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर स्तरीय सभी में काम आएगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और सवाल संख्या 1 से शुरू करते हैं। ये लोग कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये कुछ इस तरीके के सवाल है, ये उस समय के हिसाब से 21 के हिसाब से देखिए पूछा गया था। ये परीक्षा हुआ था 26 दिसंबर 2021 को। ये उसी साल 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार, आप लोगों को शायद ये पता होगा, नोबेल पुरस्कार पता है आपको किस महीने में आता है? जैसे इस बार की आप याद करिए, लगभग ये जून जुलाई में नोबेल पुरस्कार अनाउंस होती है, ठीक है। नोबेल वही आदमी है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये उस समय के हिसाब से समसामयिक करंट अफेयर सीए का सवाल हो गया, ठीक है। ये हम इसका आंसर जान लेंगे। अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इनको मिला था साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, पर ये अभी रिलेवेंट नहीं है चूँकि ये उस समय का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है तो उसमें तो होगा ही, लेकिन अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी के हिसाब से ये नहीं सवाल है, पर इसमें है तो हम लोग एक आंसर जानते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे हैं और आपने एक भी वीडियो उसकी देखी होगी जो सेट प्रैक्टिस की, बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो अपलोडेड है, 100 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम आपको बताते हैं कि किस सवाल को सीधे रट के चलना है और किसी एक ऐसी सवाल आती है जीएसओ में तो जिसके हम आपको 4 अल्टरनेट तरीके बता देंगे। एक चली जाएगी, दूसरी चली जाएगी, चारों के चारों अगर भूल गए तो ऑप्शन एलिमिनेशन याद रह जाएगा। हम आपको इतनी अच्छे तरीके से आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी कौन? नानकिंग की संधि, टिएनसिन की संधि, पेकिंग की संधि, तियानजिन की संधि, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो नानकिंग, पेकिंग, ये सब कुछ नहीं, ये जगह की नाम होती हैं, जगहों की नाम होती है और इनके आधार पे बोला जाता है कि वर्साय की संधि, जेनेवा की संधि, इन सभी बातों से एक दिया जाता है, एक एलोकेशन बताया जाता है कि जिस जगह पे होती है वहाँ के नाम से। जैसे अभी एक चल रहा है रामसार कन्वेंशन, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेटलैंड का जो
आर्द्र भूमि होती है, उनकी जो बचत के लिए, उनके जो प्रोग्रेस के लिए जो चीज़ें होती हैं, उसको लिए ईरान में एक जगह है रामसार, ठीक है? रामसार कहिए, उस शहर में इसकी एक कन्वेंशन है, ठीक है? तो लोग कहते हैं रामसर कन्वेंशन में आ गई, वेटलैंड में आ गई, एक और जगह, वही जगह की नाम से चलती है। तो नानकिंग की संधि में प्रथम अफ़ीम युद्ध का समापन करने वाली संधि हुई नानकिंग में। अरुणोदोई अरुणोदय अरुणोदोई हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, मतलब यूपी, बिहार या जो इस तरफ की नॉर्थ इंडिया की जो उत्तर भारत की जो भाषा है, उसके हिसाब से ये नहीं है। तो अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ये जो है, ये भाषा भी आपको देख के हल्की-हल्की लग रही होगी। ये हाँ, इन सभी से ये लगता है कि सारे के सारे रेड हेरिंग है। अगर कोई सवाल में आपको लगे कि 2 से ज़्यादा, अगर आपको किसी सवाल में लगे, मैं आपको बहुत ही एक अच्छे विद्यार्थी, सीरियस विद्यार्थी होने की ओर लेके चल रहा हूँ। अगर आपको किसी सवाल में लगे कि ए, बी और ये दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ऑप्शन को कहते हैं रेड हेरिंग, ठीक है? आरएच एक कोड है इसके लिए, ठीक है? आप विद्यार्थी बने तो इस तरीके का बने, बातचीत किसी से करें तो लगे कि हाँ, इस इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? रेड हेरिंग मतलब श्रुति सम भिन्नार्थक जैसी बातें। सुनने में ठीक लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, पर हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा। ये आरएच इसको कहते हैं, ठीक है? उसके बाद तो ये जो है असम में ये लाई गई थी अरुणोदय योजना, असम के द्वारा आरंभ की गई थी। करंट अफेयर है, पूछी जा सकती है दूसरे राज्यों की भी स्तर पे, क्योंकि जो ये परीक्षा है इसमें अभ्यर्थन जो है वो भारत के हर राज्य से हो सकता है। उसके बाद 4 का बी, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया कब? ठीक है, ये एक 4 नंबर सवाल हुई, ये ऊपर कर देनी थी सिर्फ। 4 नंबर सवाल कहती है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 60 में, 1962 में, 1964, 1966 कब? तो इसकी जो सही आंसर, ये भी है करंट अफेयर टाइप की, ये करंट अफेयर नहीं, ये स्टैटिक ही है, चूँकि अब इतनी पुरानी हो चुकी है, पहली बार कब शामिल किया गया था। तो ये जो लूसेंट की किताब में पीछे जो विविध दी रहती है, मिसलेनियस, उस जैसी ये सवाल हो गई, भारत में प्रथम और दुनिया में प्रथम, महिला, पुरुष, इस तरीके की चीज़ें। तो सबसे पहली बार एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में 1962 में ऐड किया गया ये बैडमिंटन, ठीक है? एंकर शब्दावली का उपयोग होता है कहाँ? एंकर लंबी कूद में, मैराथन में, रिले रेस में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है? तो लंबी कूद में इसकी होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई रेफरी-वेफरी का उतना ज़्यादा अनाउंसमेंट का काम नहीं होता है, वहाँ ऑब्ज़र्व सिर्फ़ किया जाता है। फिर मैराथन दौड़ में भी इसकी, मैराथन और रिले में कन्फ्यूजन हो सकता है, जेवलिन और लंबी कूद, जेवलिन थ्रो और लंबी कूद, तो एक साधारण स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी तैयारी की होगी इन सभी परीक्षाओं का, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि जेवलिन थ्रो तो नहीं होगी और लंबी कूद भी नहीं होगी। रिले रेस, वो जो रेस होती है जिसमें कि एक अभ्यर्थी है या फिर एक जो धावक है, वो 4 समूह के लोग जाते हैं, 4 धावक जाते हैं एक टीम में, और कुछ हिस्सा आप दौड़े, कुछ हिस्सा दूसरे ने उसको वो एक डंडी दे दी या एक झंडा होता है, एक उनके पास कोई एक सिग्नल की चीज़ होती है कि दौड़ पूरा किया गया है, क्योंकि वो दौड़ सबसे पहले वो जो झंडी थी वो, ये जो है रिले रेस, हाँ, तो उसमें एक शुरुआत में ये एक डंडी दी जाती है किसी एक धावक को, फिर वो दूसरे अपने साथी को दौड़ के ये देता है, फिर वो तीसरे को, फिर वो चौथे को देता है। तो इस तरीके से जो रेस होती है उसको रिले रेस कहते हैं। उसमें एंकर शब्दावली, अब जैसे पिछले दिनों हम लोग कर रहे थे दरोगा की क्वेश्चन पेपर और बीएसएससी की जो लोग सेट कर रहे थे, प्रीवियस ईयर सेट, मैं अभी कोई मॉडल सेट या किन्हीं प्रैक्टिस सेट जो लोग बनाते हैं हम उसके आधार पे नहीं, जो पूछी जा चुकी है सवाल, हम उस पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिससे 100% आपकी पीटी निकलेगी, यहाँ गारंटी मिलेगी। तो एंकर जो शब्द होती है उसमें एक टर्म था लव, तो अगर लॉन्ग टेनिस में होता क्या था, अगर कोई भी टीम अगर स्कोर नहीं करे तो उसको लव बोला जाता था, मतलब 0-0 पे रह गए, कि कोई टकराव ही नहीं हुआ, इस तरीके का कोई होगा टर्म उन लोगों ने रखा होगा। तो उसी प्रकार एंकर शब्दावली रिले रेस में यूज होती है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग नाम की जो, इतना तो हम लोग पता चल रहा है कि ये विदेशी मूल के कोई लोग लग रहे हैं, खिलाड़ी लग रहे हैं, ठीक है? ये टेबल टेनिस के टीटी के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जिनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। अब आपके नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होगा, मेरे नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होगा, जो नाम है सो है, बस वही ध्यान रख लेना है, याद रख लेना है कि वो इंसान उस नाम का है।
किरचॉफ का धारा नियम ब्लैंक संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ब्लैंक संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का 2 दिया हुआ नियम है, तो इनमें से कौन सा किसके पे आधारित है? ठीक है, इनमें से कौन सा किसके पे आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कहने का मतलब आवेश मतलब इम्पल्स होता है। अंग्रेजी में कोई विद्यार्थी होंगे जो कि परीक्षा देने के या इन सवालों को उम्मीद कर रहे होंगे, इसलिए ऊर्जा, अगर आप किन्हीं भी ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, अगर 10 सेकंड के लिए भी वीडियो देखने, और अगर आप भाषा के चलते लौट के चले जाते हैं वीडियो के चलते, तो आप प्लीज़ बता दें, इधर कमेंट में लिख दें कि हमें इंग्लिश में चाहिए। मैं एक एक शब्द का इंग्लिश रूपांतरण बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। ऊर्जा, तो ऊर्जा का वोल्टेज नियम में संरक्षण होता है, आवेश का धारा नियम में। इस सवाल को, इस फैक्ट को ना हम लोग क्या करेंगे कि एक शॉर्ट बना के या एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, हम आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें इसका पूरा व्याख्या होगा। पर चूँकि ये सेट प्रैक्टिस है, हमें समय के अंदर भी पहुँचना है, हमें अच्छे तरीके से सवाल को करना है, इसलिए हम लोग अभी इसको रख लेते हैं साइड में, और हम लोग इसको कुछ समय बाद करेंगे, क्योंकि समय के अंदर हमें सेट प्रैक्टिस पूरा करना है। अभी तेजी में करेंगे तब परीक्षा में करने की आदत रहेगी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये इतना तो नाम देख के ही पता चल रहा है, कुछ सामान्य ज्ञान से कुछ सवाल किया जाता है, वो सामान्य ज्ञान नहीं जो ये लोग पूछते हैं, जीके वाली, जनरल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, खेलकूद मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ऊर्जा मंत्रालय, जनजाति मामलों का मंत्रालय। अच्छा, तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन, फिट रहने का एप्लीकेशन जनजाति वाले क्यों निकालने लगे, ऊर्जा वाले क्यों निकालेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक बार रेड हेरिंग हो सकता है RH, बट यहाँ पे ऑप्शन में खेलकूद मंत्रालय दिया गया है। तो खेलकूद मंत्रालय जब है तो कॉमन सेंस होनी चाहिए हमारे पास, खेलकूद मंत्रालय ही फिट रहने का, एकदम एनर्जेटिक रहने का बात बोलेगी। ए नंबर ऑप्शन खेलकूद मंत्रालय, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी? कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, वल्लभी, ठीक है। हर्षवर्धन के जो राजधानी थी उनमें से कौन थी? कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी, प्रयागराज थी, वल्लभी, वल्लभी भी एक जगह थी। ये सब एंशियंट में कुछ नामें थी जो कि आज भी हैं वो जगह, पर कुछ के नाम बदल गया है, कुछ का वही है। प्रयागराज आज भी है, पाटलिपुत्र हमारे पास आज भी है, हमारी जो बिहार की शान है, और कन्नौज भी है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे हर्षवर्धन का चर्चा हुआ है तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन टाइप, आप सिर्फ यहाँ पे सेट प्रैक्टिस या आंसर नहीं बताई जाएगी या कॉन्सेप्ट ही सिर्फ नहीं बताई जाएगी, उससे भी बढ़ के सिलेक्शन गारंटी हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसे की जाएगी। याद करिए इब्न बतूता, ठीक है, ये यहाँ पे बता देने की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हुएन सांग जो था, हुएन सांग, अगर आप में से कोई भी, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बीपीएससी दे रखा होगा, या बीपीएससी की जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, TRE है, वो लोग देते होंगे या देने का शुरू कर रहे होंगे, तो याद कीजिए इब्न बतूता, नॉर्मल सवाल क्या पूछता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये आया था MBT के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। और इसने लिखा था कि जो सुल्तान है वो लिटरेचर का पसंदीदा है, वो कला जानता है, ठीक है। MBT के दरबार में बहुत दिन तक इब्न बतूता रहा था, ये मोरक्कन ट्रेवलर था, ठीक है। फिर हुएन त्सांग, ये लोग पूछते हैं हुएन त्सांग किसके शासनकाल में आया था? इसका जवाब आप लोग दें, ठीक है, खुद की माइंड को चेक करें, ये सवाल गारंटीड, इससे जस्ट पिछले की वीडियो में जो हम अपलोड कर रखे हैं उसमें 6 या 7 मिनट के टाइम स्टैम्प पे आप जाके देखेंगे, BSSC वाले सवाल में आए हुए सवाल में, मेंस के सवाल में, कि हुएन त्सांग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो सवाल छूटने की उम्मीद ही नहीं है। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत से कुछ सवाल, ये फेवरेट है आयोग की, BPSC की, या फिर जो BPSSC है हमारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उनकी। ये एक लोग सवाल क्या पूछते हैं ये लोग कि दिल्ली सल्तनत में अर्ज, रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, ये ये किस चीज के मंत्रालय थे? तो अर्ज वाली सैनिक की मंत्रालय थी। कल ही परसों के सेट में अपलोडेड है अपने चैनल वीडियो, उसमें है ये। फिर रियासत, अब अर्ज में भी ये किस तरीके से इसमें जो है
और अर्ज को देखता था दीवाने मुमालिक, जो इसको मैनेज करता था दीवाने मुमालिक। जैसे अभी होता है ना कि बाहरी मामलों को देखने के लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्ज का जो हेड था उसको मुमालिक कहा जाता था। अकबर के काल में ये टोडरमल था कुछ विभाग में, ठीक है, जैसे भूमि सुधार में। और वो अकबर के काल में भूमि सुधार को जब्ती या बंदोबस्त कहा जाने लगा था। तो ये अगर हम लोग रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वाले सेट में वीडियो अगर आपने देखा होगा जाके देखिए, तभी वो इतना इंपॉर्टेंट है। मेंस का सवाल है वो, उसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शंस हैं, जरीबा, बंजर, चचर और एक है परत। उसमें जरीबा जो है वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है। तो जरीबा अकबर का वर्गीकरण नहीं था, उसकी वर्गीकरण में 4 चीजें थी, बंजर, चचर, ठीक है, परत, और एक और कोई थी जो हम लोग कहते हैं ना चौर चाचर, आज भी जो कुछ चीजें हैं वो, लेकिन जरीबा उसकी नहीं थी, ठीक है। और टोडरमल के साथ मिलके, राजा टोडरमल के साथ मिलके अकबर ने काफी सारे भूमि सुधार के उसके समय में काम हुए थे। तो इस तरीके की सवाल वो रिलेट करके पूछेगा, ध्यान रखना होगा। आप जरूर बताएं कमेंट में कि ह्वेन त्सांग किसके शासन के समय पे आया था। हो सकता है हर्षवर्धन के समय पे ही आया हो, या कोई नहीं और के राजा के समय पे आया हो। आप वो जाके अपने अंदर चेक करें और उसकी जवाब लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। विक्रय मतलब बेचना, ह्यूमिलिन, ठीक है। ये जो चीज है, एली लिली नाम के कंपनी ने 10 ए, ठीक है, 10 की जो जवाब होगी वो ए होगी, कि एली लिली कंपनी ने ह्यूमिलिन का सेल शुरू कर दिया 1983 में, ठीक। याद करने की चीज है, ज्यादा कुछ इसके पीछे हमें रुकना नहीं है, ठीक है, समय देना नहीं है। उसके बाद 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो हुए वो बराक ओबामा है। ये भी याद करने की चीज है डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये जो फेमस किताबें होती है, जो फेमस लोग लिखते हैं अपनी जीवनी या कुछ जो किताबें उन लोगों ने लिख रखी है, उसको जैसे यंग इंडिया हो गया या तिलक हो गया, इन सभी को सीधा सीधे याद कर लें। तो बराक ओबामा ने लिखा ए प्रोमिस्ड लैंड, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका। स्मॉल नेविगेशन और रैंडम का, स्काई नेविगेशन रेंजिंग का, सन न्यूक्लियर रेंजिंग का, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ये इसमें रेड हेरिंग क्या हो सकता है, स्मॉल नेविगेशन नहीं, स्काई नेविगेशन और साउंड नेविगेशन रेंजिंग का हो सकता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक साधारण स्टूडेंट, जो कोई एक एवरेज स्टूडेंट के साथ जो परेशानियां हो सकती हैं उसको अंदाज में लेके, जो मेरे साथ हुई थी, वही एक साधारण तौर पे परेशानी में आ सकता है। तो स्मॉल नेविगेशन हम क्यों नहीं बोले, स्काई नेविगेशन और रेंजिंग ही क्यों बोले, क्योंकि हमें क्या सुन के लगता है सभी विद्यार्थियों के आमतौर पे कि सोनार है, ठीक है, और सोनार जो है एक प्रकार की वेव से, रेडिएशन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसका संक्षिप्तीकरण ये किसका है, मतलब शुरू के 2-2 वर्ड उठा के एक्रोनिम बनाया गया है, इसको संक्षिप्तीकरण या एक्रोनिम कहते हैं, ठीक है। जैसे लोग छोटे नाम से बुलाते हैं, कुछ भी जो नाम होते हैं विद्यार्थियों के, जो हमारे लोगों के नाम होते हैं, उसमें छोटा नाम से लोग बुलाते हैं, एक हिस्सा नाम से या आधे नाम से, उसको कहते हैं संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो सोनार का कंफ्यूज नहीं होना है, स्काई नेविगेशन, नेविगेशन और रेंजिंग एंड रेंजिंग, ठीक। उसके बाद जो एक ऑप्शन है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, स्मॉल नेविगेशन और रैंडम पहले ही रिजेक्ट है, बिल्कुल नहीं होगा स्मॉल नेविगेशन रैंडम। सन न्यूक्लियर रेंजिंग, सन को हम लोग क्या ही रेंज करेंगे, और भी न्यूक्लियर रेंजिंग उसकी संभव ही नहीं है। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग एक बच जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें ये वाली स्काई नेविगेशन गलत हुई, साउंड नेविगेशन सही है। साउंड का एसओ, नेविगेशन की एनए और रेंजिंग की आर, सो ना र, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। दोबारा पढ़ेंगे हम लोग इसको एक तरीके से याद करने के संबंध में। सो का साउंड, एनए का नेविगेशन, आर का रेंजिंग,
साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन रेंजिंग। जो आवाज़ की जो नेविगेशन, उसके चालन परिचालन और उसकी रेंजिंग, एक जो उसकी स्तर बताने की काम होती है, उसको सोनार कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमें पूरा करना है सवाल नंबर से 13 से, ठीक है, चलना है 13 से। अनुक्रम को पूरा करना है। Z3A है, ये छोटा मोटा यही इस आयोग में, इसके परीक्षा में जो रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है वो बस नाम मात्र रहती है, एक जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए हमारी, कि कितना ज़्यादा विद्यार्थी जानते हैं। एक वेल स्टूडेंट जाना चाहिए जो कि हर क्षेत्र में कुशल हो, हर विषय में कुशल हो, ठीक है। तभी तो हर तरह की उसमें जांच करने के तरीके हैं। लिखित परीक्षा है ज्ञान की, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो काम है इसमें अक्ल बल सभी की ज़रूरत पड़ती है इस पद पे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लिया, हम लोगों को आंसर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ उसके बाद मिलाएंगे। ये है, और ये रीजनिंग की सवाल हुई। यहाँ देखिए, सबसे पहले रीजनिंग है और लेटर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आने चाहिए पोजीशन वैल्यू। नो मैटर, हो सकता है आप यहाँ पे कोई एसएससी के स्टूडेंट होंगे या किसी और विद्यार्थी एग्जाम के जो कि जानते होंगे इसको, आसान है बिल्कुल, या मॉडरेट कह सकते हैं इसको, पर हमारी ये काम है कि हम लोग इसकी पूरे फंडामेंटल को जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करें। तो Z जो है उसकी जो पोजीशन वैल्यू होती है 26 होती है, 3 खुद 3 है, उसकी भी हम लोग देखेंगे नंबर में क्या चल रही है, ठीक है। फिर A की पोजीशन वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक। W की 23 होती है, D की 4 होती है, T की 20 होती है, G की 7 होती है, Q की 17 होती है, J की 10 होती है। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो देखिए 26 से 23 गया है, -3 हुआ है, 23 से 20 गया है, फिर -3 हो रहा है। जो पहला लेटर है हर ग्रुप की, जो हर एक 3 लेटर का ग्रुप दिया, उसका पहले लेटर से उसके अगले के पहले लेटर में 3 सब्ट्रैक्ट होके जा रहा है, -3। फिर इससे भी -3 यहाँ गया, तब 20 हुआ, फिर 20 से -3 हो गया, क्यू पे -3 हुआ, तब 17 हुआ। उसके बाद जो इसकी दूसरी लेटर है, एक नंबर को छोड़ के जो लेटर है, उसमें 1 जोड़ 3 तो 4 हुई, डी से जोड़े 4, उसमें जोड़े 3 तो ये 7 हुए जी पे, और 7 में जोड़े 3 तो 10 हुआ। देख रहे हैं कि जो पहला है उससे 3 घट रहा है, दूसरे से 3 जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, Q से, Q 17 है, इससे 3 घटा देंगे तो 14, 14 होता है किसका पोजीशन वैल्यू, N का। बीच का नंबर अभी हमें नहीं निकाले हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे हम लोग। उसके बाद है हमारे पास J, एक नंबर छोड़ के, J में जुड़ती है 3, ये इसमें हमेशा 3 जुड़ रही है, तो J 10 है, और J में जुड़ेगी 3 तो ये 13 होगी यहाँ पे, तो 13 होगी तो ये M होगा। 13 जो होती है वो M का पोजीशन वैल्यू होता है। उसके बाद बीच में जो नंबर है उसकी लेके चलते हैं, 3 2 5 3 8, 8 में फिर 4, देख रहे हैं कि एक एक का अंतर बढ़ रहा है सम के वक्त, 3 2 5 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, ठीक है। तो N 17 M, इसकी जो आंसर होगी N 17 M होगी, N 17 M। अगर आप लोगों को, देखिए मेरी वीडियोस को, इस चैनल पर के वीडियो को, हमारे वीडियोस को आप नहीं करिएगा फास्ट, ठीक है। हम ऑलरेडी कोई बीच में प्रचार हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना ही ज़्यादा स्लो बोल के एडसेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं, कोई तो ऑडियंस तो है नहीं, कोई सब्सक्राइबर तो है नहीं कि कुछ आ जाएगा 1 रुपये 2 रुपये, कुछ ऐसा तो बात है नहीं भैया आने को। तो हम एक विद्यार्थी ही हैं और इतना तेजी में ही हम बताते हैं जैसे हम लोगों को परीक्षा में करना है सॉल्व, तभी भविष्य है हमारे पीटी निकलने की, अदरवाइज नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको लेके चलना है सीधा सीधा, और ये हुई ऑप्शन हमारी आंसर। हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, N17M कहाँ पे है, ठीक है। N17M यहाँ डी में है, ठीक है, ये देखिए N17M डी में है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। अगर पानी में सीसा होगा या लेड होगा, कैडमियम होगा, आर्सेनिक होगा, पारा होगा, मरकरी, ठीक है, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, जिसकी जो रासायनिक सिंबल होती है वो Hg होती है, ठीक है। ये लेड है, इसकी रासायनिक सिंबल Pb होती है, प्लम्बम, सब लैटिन नेम है इस लोगों का। कैडमियम का Cad सिर्फ हो जाता है, आर्सेनिक का ArSeNic हो जाता है स्पेलिंग, ठीक है, कैडमियम CadMium। तो इतना पहले समझिए, हम लोग चलते हैं। हो सकता है इसकी आंसर, हम लोग एक जनरल स्टूडेंट जिसको भी मान लीजिए आंसर हमको नहीं आती है, ठीक, तो हम लोग इसको पहले उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैडमियम नहीं होगी, पानी के अंदर कैडमियम नहीं होगी जिससे कि मिनीमाता रोग होगी, नहीं, कैडमियम नहीं होती है, कैडमियम के होने से मिनीमाता रोग नहीं होती है, इतना जनरल हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। आर्सेनिक, पानी में हम लोग सुनते हैं कि आर्सेनिक है, लेकिन आर्सेनिक के होने से मिनीमाता रोग नहीं होती है, ये भी एक उतना ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ
बीमारी नहीं पैदा करता है। शीशा, पानी में शीशा होगा तो जो नली होगी, आहार नली, वो कट जाएगी, लोग दूसरे तरीके से फिर मरने लगेंगे। इसलिए कुछ हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करने का कोशिश करके यहाँ पहुँच सकते हैं कि पारा, मरकरी अगर पानी में अगर मिश्रित हो जाए, किसी तरीके से मिलने लगे, जो सप्लाई पानी आती है या जो धरती से निकलने वाली पानी होती है, उनमें तो नहीं होता है, वो तो स्वच्छ ही होती है लगभग। उसमें Hg, पारा मरकरी अगर होगा तो मिनी माता रोग हो जाएगा। ये हुई आंसर 14 की सी। पारा मरकरी के होने से जो है मिनी माता रोग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, ये भी रीजनिंग का सवाल हुआ कि यहाँ क्या खाली है, यहाँ क्या भरा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या भरा जाना चाहिए, आइए हम लोग इसको पूरे आराम से पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक यहाँ ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये फिर ऐसे कटा और ये फिर ऐसे कटा। नंबर्स लिखेंगे 0, 511, 7, 26, 63, 124, 215, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है। सब कुछ भूल जाना है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या होगा, हम उसी का निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसकी बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें भैया। इसे नहीं हो पाती है ना, थोड़ी सी तो मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए कि हाँ कुछ लोग तो हैं जो कि देख रहे हैं। सिर्फ सब्सक्राइब कर लो भैया। दरोगा का पीटी मैं गारंटी देता हूँ निकलवाने का, किसी भी श्रेणी से आपको, किसी भी स्तर के विद्यार्थियों को पीटी यहाँ निकलेगी। आप अपनी कमेंट में आप अपनी समस्या बोल के जाइए, हम उसकी निदान करेंगे। प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। 0 वाले को रहने देते हैं, ये किन्हीं का क्यूब करके उसमें से एक घटा दिया गया होगा, ठीक है। एक का क्यूब करके, अगर एक का क्यूब करो, ठीक है भैया, और उसमें से एक घटाओ, एक का क्यूब 1 - 1 0 आ गया। 2, ये 7 जो है, हम लोग शुरू से चलते हैं, छोटे नंबर वहां से कुछ टेक्निक निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 7 जो है ये 2 का क्यूब -1 है। 2 का क्यूब होता है 2 दूना 4 दूना 8 - 1, 8 - 1 7 हुआ। 2 का क्यूब -1 देख रहे हैं, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, यहाँ तो उस हिसाब से हम लोग करके देखते हैं। 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है 27, 27 - 1 गया 26, ये हुई। तो अब जब ये 26 हुआ तो अगला देखते हैं कि 1 2 3 का क्यूब अभी तक हो चुका था, 4 का क्यूब -1 था, 4 का क्यूब 64 - 1 63। उसके बाद 124 कैसे आएगा, 5 का क्यूब -1, पचम 25, 25 पचम 125, 5 गुने 5 गुने 5। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो हमारे वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर क्यूब निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम लोग जो एकदम बेस्ट वैदिक मैथ के टेक्नोलॉजी से जो एसएससी निकालने लायक होगी, मतलब अभी एसएससी में अभी जो सीजन 2023 की जो मेंस हुई है उसके बाद कैलकुलेशन की क्या महत्व हो गई आप लोग जाने होंगे कि क्वेश्चन आसान थे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें वैदिक मैथ का बहुत चर्चा हो रहा है, लोग टीचर लोग बैच वैच में बता रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम कैलकुलेशन फास्ट करवा देंगे, पर वहाँ भी वो वही करवाने वाले हैं। वैदिक मैथ से फास्ट, स्पीड मैथ से फास्ट कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो वहाँ आपको यहाँ करा देंगे। आप कुछ वीडियोज अपलोड है ना शॉर्ट्स में, पर उसकी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं रही है। अगर आप लोग बोलेंगे तो लॉन्ग फॉर्म में हम लोग उसकी अपलोड कर देंगे, ठीक है। वैदिक मैथ से ही हम लोग वो कर लेंगे। तो स्क्वायर क्यूब में 5 का क्यूब -1 तो 124 आया। अगला 6 का क्यूब -1, चचा 1 36 गुने 6 216 -1 215। यहाँ फिर क्या आएगा, तो 7 का क्यूब -1 आएगा, 7 7 49, 49 गुने 7 जो होता है फिर वो होता है 343। आप पता कर लेंगे, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौक 28 6 34, 343 -1 342। और हम लोग इसको कैसे 342 बोल रहे हैं, हम लोग इसको 342 बोल रहे हैं तो ये वाला वेरीफाई कर लेते हैं, 511 वाला। तो 511 क्या है पता है, ये 7 की क्यूब -1 होगी, तो 511 8 का क्यूब -1 होगा, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 8 8 64 8 512 -1 511, ठीक है। 64 गुने 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 6 48 3 51। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। 512, तो इसका आंसर हुआ 342, 343 -1 342 यहाँ पे आएगा। मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये रहा 342, सी नंबर ऑप्शन सही हुआ, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ जो ऑप्शंस है ना, जो मैंने वेरीफाई कर लिया है, इसको 3 बार से ज़्यादा ये वेरीफाई किए हुए जो आपको आंसर बता रहे हैं वो 100% सही ही है। बस आप इसको लेके चले और ये एकदम PYQ है, यहाँ बेस्ट तरीके से जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी।
ना हम बता रहे हैं, ना ये मेरे क्वेश्चन है, ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। इन्हीं पैटर्न पे फिर पूछा जाएगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी भी अच्छी माहौल हो जाए, प्लीज सब्सक्राइब करें। गांधार कला शैली, ठीक है? गांधार कला शैली, क्वेश्चन नंबर 16। गांधार कला शैली समन्वय है, समन्वय मतलब होता है मिक्सचर, कंपोजिशन, किस किस का है। ठीक है? तो इसका हम लोग देखते हैं। गांधार कला शैली जो है, गांधार कला शैली जो है वो भारतीय और पर्शियन कला का, जो पर्शियन मतलब फारसी वालों का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्क अफगान कला का, भारतीय और ग्रीक कला का। तो गांधार कला शैली जो है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है, मतलब इनमें उन दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है? इस तरीके से। ठीक है? उसके बाद 17 नंबर, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो इसका जो होगा 17 का ए, परभनी महाराष्ट्र में होगा। ठीक है? परभनी महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि ये भी उस समय के हिसाब से ये करंट अफेयर थी। ठीक है? 17 नंबर सवाल हो सके, उम्मीद करते हैं आपको दिखी होगी सवाल। ठीक है? परभनी महाराष्ट्र में उस समय के हिसाब से जो समसामयिक के प्रश्न थे उन लोगों ने पूछी थी। तो ये जो है प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल परभनी जो एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ निर्मित की जाने वाली थी। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इस सवाल के भी जवाब देने की ज़रूरत है क्या? इसका तो हम सारे ही जानते हैं। टी गार्डन एक आइडियम घूम रही है कि चाय बागान असम, चाय बागान असम एक वो होता है, तकिया कला में लोग बातें करते हैं, वो होती है। पश्चिम बंगाल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, असम में चाय उत्पादन प्रथम स्थान पे होती है हमारे देश में। ठीक है? असम में होती है चाय उत्पादन प्रथम स्थान पे। उत्सर्जित कणों का, ठीक है? निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। ठीक है? नाभिकीय क्षय मतलब न्यूक्लियर फिजन। ठीक है? नाभिकीय क्षय, और इसमें उत्सर्जित कणों का क्रम जो होता है अल्फा बीटा गामा वाला, उसकी ये सवाल है। ठीक है? तो इसमें जो निकलते हैं उत्सर्जित कण, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट के तौर पे निकलते हैं, जैसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो किया था 9वीं क्लास की विज्ञान में, जो हमें पढ़ना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे थिन गोल्ड फॉयल से और कुछ टकरा के वापस आ गए थे, उसी की जैसे ये एक अभिक्रिया हुई थी। ठीक है? तो इसमें 19 नंबर में जो निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो क्रम था, वो या क्रम जो होता है आमतौर पे, वो बीटा, अल्फा और गामा होता है। बीटा, अल्फा और गामा, क्योंकि यहाँ बीटा निकलेगा। ठीक है? यहाँ बीटा निकलेगा। ठीक है? 19 का जो है वो क्रम, जो सही क्रम होगा ना इसमें उत्सर्जित कणों का, वो डी होगा, बीटा, अल्फा, गामा। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? ये भी करंट अफेयर का सवाल हुआ भैया। ठीक है? ये अभी के हिसाब से एलिजिबल नहीं होगा, ये अब तो 23 में नहीं पूछा जाएगा, 2023 में पूछने के लिए अनेकों अनेक खुद ही ये चीज पड़ी हुई है, करंट अफेयर समसामयिक के प्रश्न। पर फिर भी अब दिया गया है तो हम लोग एक स्टैटिक के तौर पे ही जान लेते हैं। सुमंगल योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था अंतर जातीय विवाह को करने के लिए। सुमंगल शब्द भी सुन के लगता है, हालांकि यहाँ शुभ शिव, शुभ विवाह, आमंत्रण, इसमें ए और बी, सुमंगल और शुभ विवाह, रेड हेडिंग हो सकते हैं कि कौन सही है, कंफ्यूजन हो रहा है, पर सुमंगल सही आंसर है, उसके साथ जाना है। ठीक है? हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, 21 नंबर प्रश्न पे। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? दुर्खिम कोई फिलोसफर था, कोई दूरदर्शी था, उसके अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो सावयवी एकता। ठीक है? सावयवी एकता कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अ, मिलान करके। ठीक है? सावयवी एकता यहाँ पे दुर्खिम के अनुसार है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ठीक है, कृष्ण सोबती, रघुवीर चौधरी, सत्यव्रत शास्त्री, इंदिरा गोस्वामी, ठीक है। तो इनमें से किनको जो है हिंदी साहित्य में उनकी योगदान के लिए, तो ये कृष्णा सोबती को इस योगदान के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 2-3 प्रकार के होते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र में उत्तम परफॉर्मेंस करने पे दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नोबेल के जैसा ही है, मतलब ये साहित्य क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देशों के द्वारा होगी, ठीक है। अभी देखिए ये परीक्षा हुई थी, ये जो अपनी परीक्षा ये 2021 में हुई थी, लेकिन उसी हिसाब के बाद, उस समय के बाद अगली जो ओलंपिक खेल थी वो 24 में ही होनी है, अभी भी 24 वाली ही होनी है। तो ये एक तरीके का करंट अफेयर बन जाता है, क्योंकि इन जो खेल हैं इनका अगले 5 साल का, 4 साल का तैयार रहता है, अगले 5 गेम का तैयार रहता है। होस्ट करेगी, मेजबानी मतलब कहाँ होगी, इन्हीं को होस्ट कंट्री कहा जाता है, ठीक है। होस्ट कंट्री भी इसी को कहा जाता है, मेजबान करने वाले को होस्ट कंट्री कहा जाता है। हालांकि किताबों पे नहीं लिखना चाहिए, हम भी परहेज करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार आप लोगों को चीज़ें अब नोटबुक लाएंगे तो वो फिर तो दिखेगी नहीं, हमारे पास तो सिर्फ यही रिसोर्स है, ठीक है। इसलिए अब जो 33वें 24 ओलंपिक खेलों की मेजबानी है, भैया अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई ये नहीं होगी, आपको समय पे नहीं पहुंचेगी। हम लोग हर दिन और 10 दिन के बाद हम लोग एक दिन में 2 टाइम सुबह और शाम सेट प्रैक्टिस, मॉडल प्रैक्टिस सेट लगातार अपलोड करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जुड़ेंगे, तो आपकी ये चीज़ सुविधा हो पाएगी ना आपको, ठीक है। अगला सवाल जो है तो 23 नंबर में कि ये होने वाला कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में 33वां 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी की जाएगी। हम आपको बताने वाले हैं, हमने एक शॉर्ट्स बना के उसमें एक वीडियो डाली है कि इम्पोर्टेंस क्या है गेम्स की। इसमें पूछी जाती है मेज़बानी कहाँ हुई थी, अगली कहाँ होगी। जैसे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उनकी भी बार बार पूछी गई है, उनके बारे में बीएसएससी में पूछी गई है, दरोगा में पूछी गई है, ठीक है। इससे पहले के सेट में पूछी गई थी, वो वीडियोज़ अपलोडेड हैं। सबसे पहले सेट प्रैक्टिस की जो बीएसएससी की जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र वो भी है, उसमें पूछी गई है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो इन खेलों की जो है महत्व ज़्यादा है, इनके अगले आयोजन की जगह की महत्व ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई, किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा या किस रिपोर्ट द्वारा, जो अंग्रेज लोग जो वहां दे के आते थे वहां के पार्लियामेंट में रिपोर्ट, उसको अधिनियम कहते थे। तो ये जो चीज है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, संघीय न्यायालय, इसको कोशिश करेंगे आप नोट करने की, या अगर आप बोलेंगे तो हम टेलीग्राम में इन नोट्स को अपलोड कर देंगे। कोई टेलीग्राम अगर आप कोई तो यहाँ पे जुड़ेंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे तभी तो ना, कुछ लोग फॉलो करेंगे। आप बताएं अपने मन की बात, कोई भी समस्या है इस परीक्षा में आप बताएं भी। इवन एसएससी सीरियल भी अगर आप में से दे ही रहे होंगे ना, ज़्यादातर विद्यार्थी, दरोगा की परीक्षा तो बहुत कम आती है, ज़्यादातर वही आती है, तो ज़्यादा विद्यार्थी उसकी तैयारी करते हैं। तो आप बताएं, मैंने उस परीक्षा को निकाल रखा है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा तो कई बार निकाल रखा है, टियर 1 प्री, तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। संघीय न्यायालय इसी को कहते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये इसकी स्थापना रखी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये उस समय की मौजूदा अंग्रेज सरकार ने ये किया था, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है सीढ़ी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, कुतुब दरवाजा। इसकी आंसर अगर आप में से किसी ने भी मतलब स्मरण भर के लिए भी, नाम मात्र के लिए भी अगर हम में से किसी ने पढ़ा होगा ये जो विषय है इतिहास को, तो हम लोग ये 100% जानते होंगे कि इसकी सही आंसर क्या है। जो कुतुब मीनार है, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, उसने शुरू करवाई थी, पूरा इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। और उसके अंत पे जो ये अलाई दरवाजा आया, ये जो अलाई दरवाजा आया ना, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वो अपने किसी अभियान से लौटा था, तो उन्होंने लौटा था तो अपने जीत के
स्मारक के तौर पे उसने अलाई दरवाजा बनवाया। कुतुब मीनार के जस्ट आगे है अलाई दरवाजा, उसकी शुरुआत से है, ठीक है। ये चीज, अलाई दरवाजा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास में उसकी चर्चा है। अब जो पहले के शासक थे वो करके गए, तो उसका जो महत्व है सवालों में आता है, तो हमें बस पढ़ना है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसकी शुरुआत पे है। अगर आगे पीछे कुतुब मीनार है, अगर आप में से कोई ने वहां गए होंगे घूमने तो पता ही होगा, नहीं गए होंगे तो ये अगर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, तो इसके आगे यहाँ पे ऐसे ये अलाई दरवाजा है, उसमें प्रवेश करने का जगह है अलाई दरवाजा, ठीक है। और ये असल में जितना इसका चर्चा है उस हिसाब से ये काफी छोटा है, ठीक है। अलाई दरवाजा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, मोहम्मद घोरी का स्लेव जो गुलाम था और उसको छोड़ के घोरी चला गया था, ये ऐबक की ही थी, उसने शुरू करवाई थी, पर वो बनवा नहीं पाया पूरा, तो इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था और उसके आगे बनवाया अलाई दरवाजा इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल चल रहा है। उसके बाद अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष ब्लैंक में स्थापित किया गया, ठीक है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो वीरता का पुरस्कार है, अच्छी बहुत वीर जो जंग में अपनी या अपना जो बलिदान देते हैं उसके लिए स्थापना किया गया। तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया। स्थापित पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, ठीक है। फिर वही बात है, किताब है, किताब के लेखक की नाम है, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कर लेना है हमें याद, ठीक है। इसको हमें कर लेना है याद। तो अभिजीत गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं, ठीक। अभी तक इसमें हम लोगों की किताब ने 2 पढ़ा है, प्रॉमिस्ड लैंड इसकी बराक ओबामा की, प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा, और हैप्पीनेस ऑल अराउंड अभिजीत गुप्ता, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है, इस तरीके से रिलेट करके चलना है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, इसकी ऑप्शन, इसकी जवाब होगी या तो 45 होगी या 55 होगी। ये हम लोग इस सेट के अंत पे या किसी अगले एक छोटे से वीडियो में हम लोग उसको सॉल्यूशन करके जो है अपलोड कर देंगे। अभी उसके लगी थोड़ी समय, ठीक है। हम लोग को परीक्षा के मोड में चलना है, जैसे हम लोग सच का परीक्षा दे रहे हो, तभी कुछ कामयाबी है और इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता में निकल पाएंगे, आगे पीटी निकाल पाएंगे। तो हम लोग परीक्षा में भी ऐसे ही करेंगे, जो सवाल ज़्यादा समय लेने वाली रहेगी उसको छोड़ के उसके जगह 3-4 सवाल उतने समय में हो सकता है तो पहले वो करेंगे, पहले वो करके उसको ख़त्म करेंगे और अपना आंसर तब तक ओएमआर में मार्क कर लेंगे, यही लास्ट में करेंगे, ठीक है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप जो है मूल रूप से या इनिशियली, बाद में उसकी सुधार कई लोगों ने करवाया या उसमें कुछ संशोधन, पर मूल रूप से अशोक ने बनवाया था, ठीक है। मूल रूप से अशोक ने बनवाया था। इसकी जो सही जवाब होगी वो सी होगी। उसके बाद 30 में राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में, ठीक है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में अध्यादेश कहने का मतलब ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है किसी चीज को लेके, हो सकता कई बार ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा की, किसी इमरजेंसी, मतलब कुछ नेचुरल जो खतरा हो जाता है या कोई खास परेशानी आ गई ना बहुत खतरनाक लेवल की, तो राष्ट्रपति उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी के हाथ में बहुत ताकत होती है। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अनुच्छेद आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसको ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, ये इंग्लिश की क्लास अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे जब एसएससी सीजीएल अभी, तो उनकी अगली कैलेंडर के हिसाब से वो अगले साल के अक्टूबर में भेज दी गई है, सितंबर अक्टूबर में। वरना अगर आप में से कुछ लोग भी इच्छुक होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसे क्लास लगाएंगे और उसमें वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस ऐसी चीज़ों को होमोनिम कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे लेकिन मीनिंग एक एक लेटर से अलग हो जाता है। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, वहाँ पे डी के बाद आई लग जाती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला, राष्ट्रपति अध्यादेश लगाएंगे 123 से। राष्ट्रपति अध्यादेश लगाएंगे 123 से, लिख लीजिए, छोटी छोटी फैक्ट्स को लिखिए और अपने सामने अपने जो पढ़ने वाली टेबल है, नहीं है तो जो रूम में रहते हैं, कहीं भी गाँव में हो, जितनी कम रिसोर्स होगी उतनी आपकी ज़्यादा गारंटी होगी तैयारी की, परीक्षा निकालने की, क्योंकि अभावों के बुनियाद पे ही माता सरस्वती का निवास होता है, ठीक है। यूटोपिया का लेखक कौन है?
यूटोपिया का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो मोर है, थॉमस मोर। ठीक। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है नई दिल्ली, नैनीताल, शिमला, देहरादून। देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान। इंडियन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो देहरादून में स्थित है। ये भाई कुछ बातें हैं जिनको सीधा सीधा हमें याद कर लेना है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल जो 37 डिग्री 6 नॉर्थ के पास है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के पास है, ठीक है। और फिर नीचे जो है, नीचे मेनलैंड और सीधे भारत का विस्तार अंडमान निकोबार से एक मान लिया जाता है, और एक मुख्य भूमि का प्रसार। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 6 डिग्री 45 नॉर्थ, ये वाली चीज़ें हैं, उनको एक बार याद कर लेना है कि भारत का विस्तार और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये पूछी जाएगी बीएसएससी इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तर के लिए, तो ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसका सोचा नहीं जा सकता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ये दो सवाल बन जाती हैं। 6 डिग्री 4 नॉर्थ या 8 डिग्री 6 डिग्री 45 नॉर्थ या 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये इनमें से जो भी सही है या इसकी आप अभ्यास करें, ठीक है। उसके बाद जो उत्तरी सबसे यहाँ जो बिंदु है, ऐसे जो हमारी भारत है, तो यहाँ जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। किबिथु बिल्कुल नहीं, सरक्रिक तो बिल्कुल नहीं, सरक्रिक तो एक लाइन है, सरक्रिक तो एक बॉर्डर है, वो कोई बिंदु नहीं है, वो कोई सबसे उत्तरी या दक्षिणी जगह नहीं है। उसके बाद किबिथु भी नहीं, किबिधु भी नहीं, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल आरएच हो सकती है, रेड हेडिंग हो सकती है, लेकिन पॉइंट नहीं होगा, इंदिरा कॉल होगा, ठीक है। कॉल शब्द का मतलब ही जो कुछ उस भाषा में, लद्दाखी भाषा से निकल के, जैसे चूंकि चाइना बगल में है तो किसी किसी को ये कहा जाता है ला, बाड़ा लाचा ला, फिर सिपकी ला, उनके लास्ट में नाम में लगता है ला, जबकि एले, जबकि उस शब्द का मतलब हमारे भाषा में होता है, वो उनके भाषा के शब्द है, उसका मतलब वही दर्रा या पास होता है। तो चूंकि उत्तरी बहुत ज़्यादा जगह में है तो उस भाषा का इन नामों में प्रभाव होता है। इंदिरा कॉल होगा। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम जो उद्योग के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन था। तो ये 34 नंबर सवाल है। और निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में लघु व मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई, जब से पिछले 2-3 सालों से जब से सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत, या फिर इस पे जो रोज जोर दिया जा रहा है, उद्योग वाले काम पे, उद्योगशीलता पे जोर दिया जा रहा है, आप स्टार्टअप करें, ऐसी भी सरकार कहती है, और अच्छी चीज़ है। तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी और मजबूत बनेगी और रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादा विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने यहाँ रोजगार मिलेगी, तो इसी को एमएसएमई कहते हैं। और इसमें जो इसमें निवेश निगम, इसमें जो एक होता है, कई जगह कॉरपोरेशन बनती है संगठन के देखभाल के लिए, कुछ कामों के लिए, तो इसमें जो निवेश निगम बनी थी उसका प्रायोजन क्या था? तो विश्व बैंक मिशन, वर्ल्ड बैंक मिशन, कुछ फंड वंड के लिए या कुछ और सहयोग के लिए, विकास के लिए। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? अब ये तो कितनी ही आसान सवाल है, ये तो सामान्य बुद्धि का सवाल है, ठीक है। प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टूइंग, यहाँ पे शायद दिख रही होगी, स्टूइंग या स्टीमिंग। तो ये जो बनती है वो स्टीमिंग से बनती है। 35 की सी स्टीमिंग से बनती है। इसको बंद करके एक ढक्कन में डाल दिया जाता है और ये स्टीमिंग से बनती है, ठीक है। उसके बाद उसको बंद करके उसको डाल दिया जाता है अंदर और सीधे निकाला जाता है बाहर, तो वो पक चुकी होती है, बिल्कुल अच्छी हो चुकी होती है, ठीक है। 35 से चलते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल की तरफ। हम लोग चलते हैं 36 नंबर सवाल की तरफ। भाइयों, इससे अच्छा तैयारी बिहार दरोगा 1275 के पीटी का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कृपया सब्सक्राइब करें भाइयों, कैसे होगा, नहीं मोटिवेशन खत्म हो जाती है ना, प्लीज सब्सक्राइब करें। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ठीक है। लिटिल अंडमान नहीं, कार निकोबार नहीं, लैंडफॉल द्वीप नहीं, बैरन द्वीप, ठीक है।
प्रतिदीप्ति नालिका। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, नियोन चिन्ह बल्ब में होता है प्लाज्मा। हाँ, बहुत अच्छी सवाल है, मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप समय देख सकते हैं कि थोड़ी अभी लग चुकी है, पर एक्सप्लेन भी तो करना पड़ रहा है ना। प्रतिदीप्ति नालिका, ठीक है, जो प्लाज्मा से बनी हुई, या नियोन चिन्ह बल्ब, जो बिल्कुल सिर्फ सिग्नल बताता है हरा, लाल, उनमें प्लाज्मा होता है। द्रव नहीं, लिक्विड होने से ना, लिक्विड रख के आप बल्ब नहीं चालू कर सकते हैं, वो थोड़ी अलग प्रकार की हो जाती है। ठोस होगा नहीं, ठोस होगा तो प्रकाश ही नहीं उसमें से बाहर आएगी। आकार रहित ठोस, आकार रहित ठोस कहने का मतलब बिल्कुल ट्रांसलूसेंट टाइप का, मतलब ठोस तो है लेकिन रबर जैसा या फिर जेली जैसा, कि जिधर मोड़ दे रहे हैं उधर मुड़ जा रहा है, नहीं। इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो कि द्रव और ठोस के बीच की स्थिति होती है। सो हमारी 10वीं कक्षा की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान की जो एनसीईआरटी की जो साइंस है, उसमें ये दिया रहता है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, वो एक चौथा स्टेट है मैटर का, पांचवा, ठीक है। और प्लाज्मा, ये सब की वहाँ पे चर्चा है। तो जो प्रतिदीप्ति नालिका होती है, दीप्त शब्द जहाँ भी आ रहा है ना, सिंपल सी बात समझिए, प्रतिदीप्ति नालिका, यहाँ पे जो लोगों ने बार बार बता रखा है प्रतिदीप्ति नालिका, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जहाँ भी दीप्त है, दीप्त होती है, वहाँ मतलब होता है प्रकाश, सीधा सीधा लाइट। प्रतिदीप्ति मतलब एकदम जलने वाला, एकदम रोशनी फैलाने वाला, ठीक है। दीप्त, अदीप्त, ये सारे तो दीप्त शब्द है तो प्रकाश है। प्रतिदीप्ति नालिका मतलब एक वेसल, एक ट्यूब की तरह है जो कि प्रकाश देगी। दीप्त नालिका, प्रतिदीप्त नालिका मतलब एनलाइटेड वेसल। किसी भी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश में एनलाइटेड वेसल या कैविटी या ट्यूब, तो वो प्रकाश देने का काम करते हैं, तो उसमें ना प्लाज्मा रखा जाता है, वो जलते हैं बड़े अच्छे तरीके से, वाइब्रेंट तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, तो संस्थानाम कमेटी, धर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन करना जरूरी है। धर कमेटी नहीं है इस चीज़ की, धर कमेटी ने कुछ और रिपोर्ट सबमिट की थी, धर कमीशन ने, ये वो नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी और संथानाम कमेटी, संथानाम कमेटी तो सीधे बाहर जाएगी, वो आरएच नहीं है, वो तो इसमें इररिलीवेंट है, अतार्किक है, अप्रासंगिक है, यहाँ उसका संबंध नहीं है। केलकर कमेटी 38 की बी या स्वर्ण सिंह कमेटी, दो बच जाती है। तो ये जो हुई थी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा हुई थी, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, ठीक है। उसमें कुछ उसकी बातें की गई थी, कुछ उनमें रखा गया था उपदेश, ठीक है। 38 नंबर के बाद 39 नंबर सवाल, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, ठीक है। नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। ये लोग कुछ नाम दे देते थे, ये लोग जो अपने दरबारी कवि होते थे, चित्रकार होते थे, उनको एक इज्जत दी जाती थी, उनको काफ़ी पैसा वगैरह भी अच्छा मिलता था। अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर या उस्ताद मंसूर। तो नादिर शब्द का मतलब, सबसे पहले नादिर का मतलब होता है नीचे, काफ़ी नीचे के बिंदु पर, ठीक है। तो नादिर उल असर कह रहे हैं ना ये लोग, तो नादिर शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सबसे नीचे की बिंदु, पाद की बिंदु, ठीक है, नीचे बिंदु। और जो जेनिथ होता है, जेनिथ शब्द का मतलब होता है, इसी का विपरीतार्थक होता है, एंटोनिम होता है ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। उस्ताद मंसूर को ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। उसके बाद उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर के नाम से जो जहांगीर ने अपने शासनकाल में ये उपाधि दी। उसके बाद दूध में उपस्थित शर्करा होती है, शर्करा मतलब शुगर, मिठास, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज, ठीक है। ये सारे के सारे शर्करा के ही नाम हैं। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो इसमें फिर एनर्जी का काम, एटीपी का काम करती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी का काम करती है। पर बाकी सब फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारे के सारे शर्करा हैं। लेकिन याद करिए, अगर आप में से किसी ने दूध से थोड़ी भी जांच, उनकी जान पहचान रही होगी, अगर गांव ग्राम में या कहीं पे भी देखा होगा, तो दूध जब दी जाती है बहुत बड़े मात्रा में,
किसी व्यापारी को या किसी जो दूध केंद्र होते हैं गाँव ग्राम में वहाँ पे, तो इसको जाँच करने के लिए एक मीटर होती है, लैक्टोमीटर, कि इसकी ताकत, इसकी कितनी उसमें क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो लैक्टोमीटर होती है। क्योंकि इसके अंदर होता भी लैक्टोज़ ही है, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज़ है। अब ये भूलने की सवाल ही नहीं है, सारा दिमाग से उतर जाएगा, लेकिन जब ये सवाल अगर या इससे ऐसा सवाल आता है सामने में, तो फ्रक्टोज़, माल्टोज़, ग्लूकोज़ ये सब दे दिया तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर देंगे। नहीं, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं दे रहा है, इन तीनों के अलावा कोई और दे दिया, मान लीजिए उसने सुक्रोज़ दे दिया, और भी कई सारे हैं, पॉली में से कोई दे देंगे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड में से कोई दे देंगे, तो लैक्टोज़ होगा वहाँ पे, तो आपको ये याद आएगा और एलिमिनेट कर पाएँगे। क्वेश्चन नंबर 41, फजल अली आयोग संबंधित है किस चीज़ से? राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, पूर्ण वर्ग सब निकालने का मतलब वही होता है कि इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिस भी किसी संख्या की डिजिटल सम हम लोग करेंगे, ठीक है, डिजिटल सम करेंगे मतलब यहाँ जो ये जो सम है 8 6 14 4 18 9 27, ठीक है, और फिर 7 2 9, लास्ट में फिर 27 की भी 2 और 7 जोड़ देंगे, तो इसमें एक ये आती है 1 4 और 7 9 है शायद। हम लोग ये भी मैथमेटिक्स की सवाल गई, इसको लास्ट में कर देंगे सॉल्यूशन में कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिए तो फ्री के 2-4 नंबर है, जो भी रीजनिंग या मैथ पूछी गई है, ठीक है। हालांकि 8649 मैंने इसका गणित कर रखा है, 8649 पूर्ण वर्ग है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जिसको कि आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8649 आएगा परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है शक्ति का, बल का, ईंधन का, दूरी का। ये भी बताने की जरूरत है क्या? ये तो सामान्य बुद्धिमत्ता की शक्ति के सवाल है। दूरी मापा जाता है ओडोमीटर से, दूरी। अपूर्वी चंदेला का संबंध है कहाँ से? अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वाइसराय कौन था? देखिए ये चीज़ बहुत बार पूछा जाएगा, यही चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर या फिर सिर्फ इतना करा देना रहता तो क्या ही बात थी, बहुत आसान काम है ये तो, करा ही ली जाएगी, या नहीं आसान काम है ये भी, फिर भी इससे भी ज़्यादा पीटी की गारंटी इसलिए यहाँ पे इस चैनल पे ही होने से सिर्फ है क्योंकि 1942 में या का तो अभी पूछ रहा है ये सवाल, हो सकता है या इससे पीछे के सेट में पूछी गई है, 10 11 15 सेट मैंने एनालाइज कर रखा है, अभी तक जो भी दरोगा की परीक्षा हुई है पीटी में, हमने वो सब का सब कंठस्थ कर रखा है। और तब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एक और बार पूछा जा चुका है कि जब 1857 की क्रांति हुई तब कौन था, ये जो वाइसरॉय या जो गवर्नर जनरल होते थे तब कौन था, ये बार बार पूछी जाती है क्योंकि महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जो ये था 1857 की क्रांति, वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहला माना जाता है आंदोलन, तो चूंकि महत्वपूर्ण था तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन भी अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन लोगों ने शुरू किया था, तो इस समय लिन लिथगो वाइसरॉय था, ठीक है, लिन लिथगो वाइसरॉय था। ऐसी समष्टि, क्वेश्चन नंबर 40, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है, न हानि को क्या कहा जाता है? ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया, अभी इसी बार जो है ये जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई सवाल हुई, ये 2022 के दूसरे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो संयुक्त रक्षा अकादमी की जो परीक्षा लेती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की, उसमें ये आई हुई थी इकोनॉमिक्स में सवाल, ठीक है। यही आपको हम इस चैनल बताई जा सकती है, मतलब बेस्ट जो सोर्स हो सकता है प्रीवियस ईयर पर एनालाइज पूरा कंटेंट। तो 1946 हुई, जो क्वेश्चन नंबर 46 है, उसमें दोनों पार्टी को हित हो रही है, दोनों पार्टी के फायदे हैं, मतलब सहभोजिता है, न हानि है न लॉस है, न इसको हानि न हमें हानि न आपको लाभ, ठीक है, दोनों में से ना किसी को लाभ है ना हानि है, तो इसको सहभोजिता कहेंगे, बराबर की केस कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राम प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? याद करिए इस वीडियो को, अगर 7-8 मिनट के टाइम स्टैम्प पे ले जाइए, कुछ देर पीछे ले जाइए, मैंने चर्चा किया है जब ये लोगों ने पूछा था शुरुआत के क्वेश्चंस कि किस में कौन सी संधि, प्रथम अफीम युद्ध की, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए, वहीं पे हम रामसर कन्वेंशन का चर्चा कर चुके थे कि जनरली होता क्या है
कि ये जो कन्वेंशन शब्द आते हैं तो ये उन जगह के नाम से आते हैं जहाँ पे ये होती है। ईरान में ये जगह है रामसर, वहाँ पे ही वेटलैंड जो आर्द्र भूमि होते हैं उनके संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया है। तो ये किस चीज़ के लिए? यहाँ इतना आसान सवाल हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा आसान सवाल। गारंटी के नंबर ये होने चाहिए, पीटी की गारंटी यहाँ से है। हर एग्ज़ाम की बीएसएससी, सीजीएल, इंटर और दरोगा की 1275 की पीटी यहाँ से निकलेगी, मतलब फाड़ के रख दी जाएगी सवाल। वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। 5वां बार तो हम इसी वीडियो में बोल रहे हैं कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड कंजर्वेशन, जो रामसर कन्वेंशन है उसमें होती है वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड कंजर्वेशन रामसर कन्वेंशन में होती है, रामसर में होती है वेटलैंड, वेटलैंड की कंजर्वेशन होती है, आर्द्र भूमि। इतना तो समझते होंगे हम सभी, कोई अगर जिन्हें कमजोर भी होगी किसी एक भाषा। वेट का मतलब आर्द्र, भीगी हुई, आर्द्र, लैंड मतलब भूमि, आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक है, आर्द्र भूमि का संरक्षण ये हुआ। उसके बाद रामसर, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम, रायगढ़, पुणे, कोंकण, सत्तारा, ठीक है। मराठा जो हमारे हुए थे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो राजधानी थी उसका सीधा सीधा नाम, इसमें कुछ कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, तो जुबान पे याद होना चाहिए, रायगढ़। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने किया जाने वाला तत्व, गोल्ड, सिलिकॉन, टेफ्लॉन, टाइटेनियम, ठीक है। सौर सेल में क्या यूज होता है? तो इसमें से जो है सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल बनाने में। टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम बहुत महंगी धातु है। टेफ्लॉन बहुत कोमल नहीं। गोल्ड तो कर ही नहीं सकते, गोल्ड का इस्तेमाल कोई सौर सेल में करेगा? हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है। यहाँ पे लोगों की थोड़ी सी पहनने के लिए लाखों लग जाते हैं और उससे सोलर सेल बनेगा? उतने दूर का नहीं। सिलिकॉन, रिलेट करिए सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण, फास्टेस्ट जो आइस फॉर्मेशन है, ठीक है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। एकदम फास्ट कूलिंग, फास्ट फ्रीजिंग, इसमें तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ब्लास्ट फ्रीजिंग होगा या इमर्सन फ्रीजिंग या प्लेट फ्रीजिंग या स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 इसकी डी, स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग जो है वो यूज की जाती है इसमें सबसे तेज फ्रीजिंग के लिए इसमें। और ये बात याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट एक और ये चीज हो जाती है, तरल नाइट्रोजन। कहीं ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे फास्ट हिमीकरण में क्या यूज किया जाता है, तो तरल लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तरल नाइट्रोजन या तरल लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? ये प्रोपेलेंट शब्द जो है या क्रायोजेनिक या इस तरीके के जो शब्द हैं, प्रोपेलेंट शब्द का मतलब होता है पीछे से धक्का देने वाला, ताकत देने वाला। जो रॉकेट भेजे जाते हैं तो उनको लगता है पीछे से ताकत, तो वहाँ काम करती है प्रोपेलर। जैसे इस बार जो अभी गई है चंद्रयान 3, उसकी सारे विक्रम लैंडर, रोवर, प्रज्ञान, इन सभी की प्रोपेलर की भी नाम बहुत आ रही थी, पर चूंकि लास्ट में तो वहाँ रह जाना है लैंडर और रोवर को ही, जो एक भ्रमण कर रहा है उस धरती का, चांद का, और जो एक उतरा है लैंडर और रोवर का, इसलिए ज़्यादा नाम उन्हीं की आई है। पर प्रोपेलर का भी एक पूरा नाम था, आप पता कर सकते हैं। और ये करेंट अफेयर है, हो सकता है कि पूछ दे, और आने के पूरे चांस है। हम लोग अच्छा चर्चा कर लिया, चंद्रयान 3 से सवाल आने का पूरा चांस है। देश का बहुत बड़ा गौरव का बात है और बहुत सालों बाद हुआ है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32, अब ये जो होती है C-32LH, ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल होते हैं। ये LH जो होते हैं लॉन्च व्हीकल होते हैं। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? यहाँ ऑप्शन सब सुने सुनाए हैं, हमारे देश की ही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल जो होती है, इसकी जो एक्रोनिम होती है वो भेल होती है। इसकी जो संक्षिप्तीकरण होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, BEL, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ठीक है, या नासा। तो नासा तो इरिलीवेंट ही जा रहा है, नासा तो जवाब हो नहीं सकता है। नासा क्यों एक उससे उपकरण बनवा के मंगवाया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल ने भेजा है, बनाया है ये C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, उसमें ईंधन भर के उसको ताकत देने के लिए रॉकेट को। खाद्य श्रृंखला, क्वेश्चन नंबर 52, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, या
अपघटक की, ठीक है? तो उत्पादक की तो नहीं होगी। खाद्य श्रृंखला में बनाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं कि खाद्य श्रृंखला सिर्फ़ किसान वाली नहीं, ये कोई भी हो सकती है। जैसे कि जो एक ये चलता है स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी, उसमें भी हम लोग भी परपोषी होते हैं, जो मानव होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो परपोषी होते हैं। एकमात्र पौधे स्वपोषी होते हैं, उत्पादक वही होते हैं, बाकी कुछ लोग उनको खाते हैं, फिर कोई कुछ जानवर उस जानवर को खाता है और फिर उस जानवर को भी कोई खाता है। इस तरीके से ये चेन चलता है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें सर्वाधिक संख्या होती है, वो अपघटक की होती है, वो बीच के फैक्टर की होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53 आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या। तो आज तक कुल 21 दिए जा चुके हैं, ठीक है? आज तक कुल 21 परमवीर चक्र पुरस्कार दिए जा चुके हैं, ठीक है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन है? एलनीन, सीरीन, ल्यूटनिन, ग्लूटामिन।